हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश चावला और आप सभी का यूटिलिटेरियन आईएएस में स्वागत है। जैसा कि हमने देखा अपनी लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से जीनोम एडिटिंग करी जाती है और किसके क्या क्या एडवांटेज हैं, किस किस फील्ड में उसका यूज़ करा जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ हमने ये देखा कि बेसिकली किस प्रोसीजर का यूज़ करके हम किस प्रोसीजर से हम जीनोम में अपनी एडिटिंग लाते हैं। ठीक है, जीनोम में एडिटिंग लाने का मतलब हमने ये चीज़ अपनी पिछली वीडियो में जाना। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे CRISPR-Cas9 के बारे में कि किस तरीके से CRISPR-Cas9 हमारे जीनोम में या बेसिकली डीएनए में क्या करता है, एडिटिंग लाने के लिए यूज़ करा जाता है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है CRISPR-Cas9 और उसका किस तरीके से जीनोम में या डीएनए में एडिटिंग लाने के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है इसमें कि व्हाट इज CRISPR-Cas9। ठीक है, CRISPR इज बेसिकली क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, हम इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे क्योंकि इट्स अ वेरी टेक्निकल टर्म। ठीक है, उस टेक्निकल टर्म्स के बेसिस पे क्या करा गया है, इसका नाम रखा गया है। ठीक है, बेसिकली ये होता क्या है, इट इज अ डीएनए टारगेटिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल विच बेसिकली गाइड्स द एंजाइम्स। जैसे कि हमने जीनोम एडिटिंग के बारे में देखा था, उसमें वहां पर दो तरीके के होते हैं, आरएनए बेस्ड और प्रोटीन बेस्ड। और हमने ये भी देखा कि जो हमारा CRISPR-Cas9 है दिस इज बेसिकली आरएनए बेस्ड। जो आरएनए है वो क्या करता है, वो बेसिकली गाइड करता है एंजाइम को यहाँ पर कि कौन सा, यानी एंजाइम जो है वो कहाँ पे जाके डीएनए को या जीनोम को कट करेगा। ठीक है, तो टारगेट करने का या फिर मैं कहूं गाइड करने का जो काम है यहां पर वो किसका है, हमारे आरएनए का। ठीक है, दिस इज वी कॉल गाइड आरएनए, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, एंड डिजाइन टू बाइंड द स्पेसिफिक डीएनए बेसिस थ्रू द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग एंड द Cas9 स्टैंड फॉर CRISPR एसोसिएटेड प्रोटीन 9। ठीक है, एंड विच बेसिकली कट्स द डीएनए। ठीक है, यही क्या करता है, बेसिकली डीएनए को कट करता है। चलिए देखते हैं आगे बेसिकली कि क्यों ये इतनी स्पेशल है। इट इज बेसिकली स्पेशल बिकॉज इट इज मच फास्टर, चीपर एंड मोर एक्यूरेट देन एनी अदर टेक्निक। ठीक है, इसी वजह से क्या है, CRISPR-Cas9 की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है एज कंपेरिजन टू अदर टेक्निक्स। ठीक है, जिस टेक्निक के बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज ZFN एंड टैलेंस, जिसके बारे में आपने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से वो यूज करते हैं। ठीक है, एंड इट हैज वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। और बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि ये इसकी पॉपुलैरिटी इसीलिए ही बढ़ रही है क्योंकि सबसे ज्यादा चीपर है ये एज कंपेरिजन टू अदर, यानी जो हमारे जो बाकी दो हैं दैट इज बेस्ड ऑन प्रोटीन, यानी दे आर प्रोटीन बेस्ड अवर जीनोम एडिटिंग सिस्टम। ठीक है, वहां पर हम क्या करते हैं, प्रोटीन का यूज करते हैं गाइड एज अ गाइडेंस सिस्टम। ठीक है, यानी और यहां पर क्या कर रहे हैं, आरएनए का यूज करा जाता है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली क्या है, इट इज अ यूज बाय द जेनेसिस्ट एंड रिसर्चर्स टू एडिट द पार्ट ऑफ द जीनोम बाय रिमूविंग, एडिंग और ऑल्टरिंग द सेक्शन ऑफ डीएनए। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सिंपलेस्ट, मोस्ट वर्सेटाइल एंड प्रिसाइज मेथड ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन। ठीक है, ये क्यों हमारा बहुत ज्यादा प्रिसाइज है उसके बारे में अभी हम देखेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्या कर सकते हैं, वो बेसिकली अभी भी जो है अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा जो एंजाइम्स होते हैं वो कहीं रैंडम पार्ट पे कट कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो वो जो ऑलरेडी जो नॉर्मल पर्सन है, यानी जो उसका कोई अगर हम किसी पार्ट को कट करके किसी डिसीज को क्योर करना चाहते हैं तो वो क्योर ना करके वो क्या कर सकते हैं, वो बेसिकली और ज्यादा प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि वो क्या करेगा, जो एक्चुअली जो नॉर्मल फंक्शनिंग डीएनए का जो पार्ट है, यानी जो हमारा एक्चुअली फंक्शनिंग जीन है, अगर वो उसको कट कर देगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो वो हमारा जो एक्चुअल जो हमारा फंक्शनिंग डीएनए है यानी फंक्शनिंग जीन है वो भी काम करना बंद कर देगा। यानी अगर उसका काम किसी प्रोटीन को जनरेट करना है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो प्रोटीन जनरेट होना बंद हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे ही प्रोटीन बंद होगा तो हमारे किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को प्रोटीन पहुंचना बंद हो जाएगा, जिससे क्या होगा, वो बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी फंक्शनिंग, उस पूरे बॉडी पार्ट की फंक्शनिंग बंद हो सकती है। जैसे कि हमें पता है कि जैसे अगर मैं बात करूं लंग्स की या किडनी की या
हमारे ब्रेन की, हमारे ब्रेन्स में बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स जनरेट होते हैं। अगर उस छोटे से भी डीएनए में एडिटिंग आती है और वो हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में एंजाइम्स को जनरेट करना बंद कर देगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो पर्टिकुलर जो पार्ट है, वो पर्टिकुलर जो ग्लैंड है या पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, कोई भी बॉडी पार्ट, वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली फंक्शन करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे को ये बहुत जरूरी है कि वो प्रिसाइजली उसी पार्ट पे ही करे जो कि एक्चुअल में हमारे बेसिकली डिसीज का रीजन है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और जो CRISPR-Cas9 है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, हाईली प्रिसाइज मेथड ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन। ठीक है, क्योंकि ये प्रिसाइज है इसीलिए इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। ठीक है, और साथ साथ इसकी चीपर और फास्टेस्ट जो है, ये भी इसका वन ऑफ द रीजन। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बात करी थी, जब हमने जीनोम एडिटिंग के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर भी हमारा मेन पहला काम क्या था, पहले यानी जो दो की जो मॉलिक्यूल्स थे बेसिकली, उसमें पहला तो यही आता है हमारा मॉलिक्यूलर सीजर, और दूसरा आता है गाइड आरएनए। यही दो क्या करते हैं बेसिकली, हमारे डीएनए में कौन से पार्ट को कट करना है, यही दो काम इनका है बेसिकली। गाइड आरएनए क्या करता है, मॉलिक्यूलर सीजर यानी एंजाइम को बेसिकली गाइड करता है। चलिए देखते हैं बेसिकली किस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, तो एन एंजाइम कॉल्ड Cas9 इज बेसिकली, हम जान चुके हैं बेसिकली क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है, that can cut the 2 strands of DNA at specific location in the genome so that the bits of the DNA can then be added or removed। ठीक है, तो इसका काम ही यही है। Cas9, जैसे कि मैंने बताया था, Cas9 is basically an enzyme which is used to cut। ठीक है, कौन सा पार्ट कट करना है डीएनए का, ये उसका काम है। ठीक है, और दूसरा आता है हमारा गाइड आरएनए। ठीक है, जैसे कि हमें पता है आरएनए क्या होता है, और बेसिकली ये होता क्या है, आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, और जिसमें अप्रोक्सीमेटली 20 नाइट्रोजीनियस बेसिस लगे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको स्क्रीन पर, कि डीएनए जो क्या है हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और उसमें क्या होता है हमारा, ये दोनों यानी जो ये बेस पेयर है हमारा, इस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, यानी बेस पेयर आपस में यानी दोनों स्ट्रैंड पे लगे होंगे, और दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, दोनों स्ट्रैंड के बेस पेयर एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। लेकिन आरएनए क्या होता है, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंड। और साथ साथ इसमें एक चीज और होता है, यहां पर जो हमारे 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं, उनमें से एक ये डिफरेंट होता है। ठीक है, उसके बारे में हम नहीं जानेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी आगे, अगर करंट अफेयर में होगा इसके बारे में जानना, तो हम डेफिनेटली जानेंगे। ठीक है, बेसिकली इसका यही है कि एक इसमें बेस जो पेयर होता है वो अलग होता है। ठीक है, बाकी इसमें जो, जिसे हम क्या कहते हैं, यूरेसिल। ठीक है, बाकी अगर इसके बारे में अगर हमें डिटेल में देखना होगा, कहीं अगर आगे ऐसा लगेगा कि मुझे कि भाई यहाँ पर कोई न्यू टेक्नोलॉजी है जिसके लिए आरएनए के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो उसके बारे में हम जरूर जानेंगे। अदरवाइज डीएनए और आरएनए में सिर्फ इतना ही फर्क है, इट इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, एंड दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसमें 4 बेस पेयर होते हैं, इसमें भी 4 होते हैं, बस दोनों में एक फर्क है कि इसमें एक जो बेस पेयर है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो यही क्या करता है, ये इस तरीके से बनाया जाता है, ये आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो स्पेशली इस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि कौन सा डीएनए का कौन सा जीन जो है वो एडिट करना है। ठीक है, उसको वो क्या करता है, ये जो आरएनए है ये हमारे Cas9 एंजाइम को गाइड करता है। ये क्या करेगा, वहां जाके बाइंड हो जाएगा और ऑटोमेटिकली एंजाइम आएगा और वहां से उसको उस डीएनए पार्ट को या उस जीन को क्या करेगा, कट कर देगा। ठीक है, और जब वो कट कर देगा तो ऑटोमेटिकली अब दूसरा जो स्टेप रह जाता है वो अभी आगे देखते हैं क्या है इसका स्टेप। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है कि the scaffold part binds to DNA and the pre-designed sequence guides Cas9 to the right part of the genome. This makes sure the Cas9 enzyme cuts at the right point in the genome. ठीक है, तो इसको बेसिकली प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन इज अ बेसिकली होल स्ट्रक्चर। यहां पर आरएनए को इसी स्पेसिफिकली उस तरीके से डिजाइन करा गया है, क्यों, क्योंकि और उसको डिजाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हमारी डीएनए सीक्वेंसिंग। इसीलिए हमने डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में पढ़ा था, क्योंकि अगर मेरे को सीक्वेंसिंग पता होगी तभी तो मैं उस तरीके का आरएनए जनरेट कर सकता हूं।
और जब मैं आरएनए जनरेट करूंगा उसके बाद क्या करेगा, वो ये जो आरएनए है वो क्या करेगा, इस तरीके से एक पर्टिकुलर डीएनए के साथ क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा, और जहां वो बाइंड होगा ऑटोमेटिकली हमारा क्या करेगा, एंजाइम आकर उस पॉइंट को कट कर देगा, और जैसे ही वो उसको कट करेगा तो हम अपना नया डीएनए टेम्पलेट उसमें डाल देते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक प्रोसीजर। द गाइड आरएनए इज डिजाइन्ड टू फाइंड एंड बाइंड अ स्पेसिफिक सीक्वेंस इन द डीएनए एंड द गाइड आरएनए हैज अ आरएनए बेसिस दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट ऑफ द टारगेट DNA sequence in the genome, and this means that at least in the theory the guide RNA will only bind to the target sequence and no other regions of the genome. ठीक है, and the Cas9 follows the guide RNA to the same location in the DNA sequence and makes a cut across the both strand of the DNA and cells recognizes and tries to repair the damaged DNA। ठीक है, जैसे कि सेल का जो कि बेसिक काम है वो क्या करते हैं, जो भी हमारा डीएनए डैमेज हो रखा है उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा, हम बेसिकली उस मशीनरी को क्या करते हैं, अगेन मैनिपुलेट करते हैं और अपना नया डीएनए टेम्पलेट उसमें डाल देते हैं, और जैसे ही उसमें नया डीएनए टेम्पलेट जाएगा और वो क्या करेगा, वो उसको कॉपी कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, जो हमारा डीएनए डैमेज हुआ है बेसिकली जो कि हमने इंटेंशनली कट करा है वो उसके अकॉर्डिंग उसको रिपेयर कर देता है। ठीक है, तो डीएनए रिपेयर मशीनरी टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस टू वन और मोर जीन्स इन द जीनोम ऑफ अ सेल ऑफ अ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या करता है, हमारा बेसिकली डीएनए में एडिटिंग करी जाती है जिसे हम जीनोम एडिटिंग कहते हैं, जो कि CRISPR-Cas9 करता है। ठीक है, Cas9 इज बेसिकली एंजाइम न्यूक्लियसिस, इंजीनियर न्यूक्लियसिस। ठीक है, और जो हमारा इसमें जो गाइडेंस सिस्टम जो प्रोवाइड करते हैं वो कौन होते हैं, आरएनए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आरएनए को इस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि कौन सा पार्ट हमें डीएनए का कट करना है, तो उसके लिए हमारे लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है, डीएनए सीक्वेंसिंग का जानना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि बेसिकली CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी कहां से डेवलप हुई। बेसिकली ये डेवलप हुई है बैक्टीरिया से, क्योंकि बैक्टीरियाज में ऐसा खुद का एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है। वो क्या करते हैं, अगर कोई बाहर से वायरस आता है या कोई भी पैथोजन आते हैं, वो क्या करते हैं, उसके वो वायरसेस या बैक्टीरिया को जो उसके अंदर जो वायरसेस के जो डीएनए होते हैं, वायरस का खुद का डीएनए है जो, उसको क्या करता है, कट कर देता है। ठीक है, जो बेसिकली बॉडी को डैमेज करने की कोशिश करता है, और फिर वो क्या करता है, साथ साथ उसका एक छोटा सा पार्ट अपने पास रख लेता है ताकि उसको वो रिकॉग्नाइज करके रख ले कि अगली बार इस तरीके का वायरस फिर से कभी आता है तो क्या करे, उसको फिर से क्या कर सके, वो उसको रिकॉग्नाइज कर सके और डैमेज कर सके। ठीक है, तो वो क्या करता है, कट करता है, और फिर उसके पास ऑलरेडी और भी बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, फिर वो वहां से उसको कॉपी उठाता है अपनी एज अ टेम्पलेट, और उस टेम्पलेट को उठा के क्या करता है, जो वायरस ने चेंजेस लेकर आया है उस पार्ट को हटाकर अपने एक्चुअल जो पार्ट में डाल देता है। एक्चुअल पार्ट यानी जो उसको खुद का जो और अदर सेल्स में एज अ टेम्पलेट रखा हुआ है उसको लाके वो उस जगह पे रख देता है। तो हमारा यानी जो बैक्टीरिया का जो खुद का जो डैमेज यानी जो कटिंग पार्ट है वो रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बैक्टीरिया से ये सिस्टम डेवलप हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये इसी पर्पस के लिए ही बनाया गया है कि इसी टेक्निक का यूज करके, जो कि बैक्टीरिया में ऑलरेडी क्या करता है, रिसाइड करता है, और यहीं से क्या हुई है, इसकी डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, इट इज बेसिकली यूज्ड using CRISPR, the bacteria snip out the part of the virus and DNA and keep a bit of it behind to help them recognize and defend against the virus next time it attacks। ठीक है, और इसी का ही अलग अलग डिफरेंट फील्ड में यूज करा जा रहा है, एनिमल्स में, ठीक है, और इसके अलावा ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, जबकि ह्यूमन बींग्स में नहीं कर सकते, ह्यूमन बींग्स में इथिकली अभी तक ये अप्रूव नहीं करा गया है। और इसके बारे में आपने सुना भी होगा कि एक डॉक्टर ने बेसिकली उसका नाम उनका नाम हम नहीं लेंगे। ठीक है, उन्होंने क्या करा है, एक ट्विन बेबीज को यानी उनके जीनोम की एडिटिंग करी है। ठीक है, दैट इज इथिकली रॉन्ग, क्योंकि इथिकली कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग या किसी के भी जीनोम में एडिटिंग करना इज नॉट अ राइट थिंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो नेचुरली चीज कोई बॉर्न हो रही है, क्योंकि अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजी को अगर अलाउ कर दिया जाएगा तो उसमें किसी भी तरीके का यानी किसी भी तरीके के डीएनए में भी चेंजेस लाया जा सकता है। तो इन फ्यूचर इट कुड बी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, और इट कुड बी हेल्पफुल
ठीक है, जो कि अभी हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट फील्ड में, लेकिन ये आगे जाके चीजों को इश्यूज, यानी ये जो इशू है वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये इथिकली अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज इसका कहां यूज होता है, जैसे कि टू ट्रीटिंग अ रेंज ऑफ मेडिकल कंडीशंस हैविंग अ जेनेटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, लाइक कैंसर्स, हेपेटाइटिस बी और इवन हाई कोलेस्ट्रॉल में भी इसका यूज करा जा सकता है। एडिटिंग द जीनोम ऑफ द सोमेटिक यानी नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली रिप्रोडक्शन नहीं होता जिनमें, ठीक है, और जर्म लाइन रिप्रोडक्टिव यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स में नहीं करा जा सकता, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये क्या करते हैं वो क्या करते हैं, न्यू जो बॉर्न होता है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू इनका अंदर होता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया में सेल्स का डिवीजन होता है, तो वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर उसका यूज करा जा सकता है, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, वो सेल का डिवीजन करके अपना एक न्यू बॉर्न जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल सेल जो बेसिकली होते हैं। ठीक है, एंड दिस कैन बी अगेन टू ट्रीट अ ह्यूमन डिसीज ऑन स्मॉल नंबर ऑफ एक्सेप्शनल एंड और लाइफ थ्रेटनिंग केसेस। ठीक है, एक्सेप्शनल और लाइफ थ्रेटनिंग जो केसेस होते हैं उसी में ही इनका यूज करा जा सकता है, वो चीज अलाउड है। अदरवाइज रेगुलर बेसिस में उसकी यानी जीनोम का यूज कर, यानी जीनोम एडिटिंग का यानी CRISPR-Cas9 का यूज करके हम एडिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका फ्यूचर। ठीक है, इट इज यूज रूटीनली इन द ह्यूमन बींग्स एंड फोकसिंग ऑन इट्स यूज इन एनिमल मॉडल्स और आइसोलेटेड ह्यूमन सेल्स एम टू इवेंचुअली यूज द टेक्नोलॉजी टू रूटीनली ट्रीट द बेसिकली डिसीज इन ह्यूमंस एंड अनदर इज बेसिकली एलिमिनेटिंग ऑफ टारगेट इफेक्ट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि ऑफ टारगेट का मतलब है कि ये इतना ज्यादा प्रिसाइज है कि ये अपने से एक्चुअल यानी जहां पर एक्चुअली कटिंग करनी है, कौन से पार्ट की यानी कौन से डीएनए के पार्ट की कटिंग करनी है, वो क्या करता है, उसी पार्ट को ही कट करता है। तो यानी ये क्या करता है, बेसिकली इसका सबसे बड़ा फीचर ही यही है कि इट एलिमिनेट्स द ऑफ टारगेटिंग। ठीक है, where the CRISPR-Cas9 system cuts at a different gene to one that was intended to be edited। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है हमारा CRISPR-Cas9 जो कि बेसिकली हमारी जीनोम एडिटिंग सिस्टम है। ठीक है, बेसिकली ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे आरएनए टेक्नोलॉजी पे, यानी अगर वो क्या करता है, आरएनए बेस्ड है। आरएनए का बेस्ड मींस का मतलब ही यही है कि जो गाइडेंस सिस्टम होगा वो आरएनए प्रोवाइड करता है, ना कि प्रोटीन, जो कि अदर टेक्नोलॉजीज में पहले यूज करा जाता था और आज भी करा जाता है। लेकिन ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है, फास्ट है, ठीक है, और साथ साथ क्या है, प्रिसाइज है, कम कॉस्टली है, इसीलिए इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो CRISPR-Cas9 में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जीन थेरेपी के बारे में और कौन कौन सी उसकी टाइप्स होते हैं और किस तरीके से जीन थेरेपी का हम यूज कर पाए हैं और किस तरीके से उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू, धन्यवाद।